यस, तो हमें बात करनी है स्टीरियोइसोमर्स की। चालू। तो जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ना बेटा, ये बेसिकली क्या होते हैं, 3D विजुलाइज होते हैं। इनको हम 3D में ही है ना फील कर सकते हैं, 3D में ही हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये कहानी 3D की होती है बस केवल। तो स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या है कि कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है, बट डिफर, है ना, इन 3D। लेकिन मॉलिक्यूल्स किस में डिफर होगा, 3D में डिफरेंट होगा। उनकी जो कनेक्टिविटी है, जो अरेंजमेंट है ना, वो डिफरेंट होगा स्टीरियो के अंदर, 3D के अंदर। तो ऐसे आइसोमर्स को आप क्या बोलोगे, है ना, स्टीरियो आइसोमर्स। हम कह सकते हैं कंपाउंड, कंपाउंड which have which have same molecular formula, same structural formula, structural formula, formula, but differ, differ due to, due to special arrangement, arrangement या मतलब जो उनका स्टीरियो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। अरेंजमेंट known as, known as stereoisomers, stereomers, and this phenomena is called what, stereoisomerism। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो क्या है, दो कैटेगरी के होते हैं। याद है मैंने आपको बताया था, एक कॉन्फर्मेशनल और एक कॉन्फिग्रेशनल। तो एक कॉन्फिग्रेशनल की बात करेंगे, एक कॉन्फर्मेशनल की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर कॉन्फर्मर्स की। तो इसमें दो कैटेगरी पढ़नी है, एक तो आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरा पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल, तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ये हमारी पहली हेडिंग है। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को पहले कंसीडर करते हैं, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या खेल होता है। तो देखो, अगर तुम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हो, यानी कि जीआई की बात कर रहे हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें तो सीधी सी बात यह है, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफर ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन ऑफ एटम और ग्रुप्स। क्या बोला, कंपाउंड, compounds which have, which have same molecular formula, same structural formula, but differ, but differ due to, due to restricted, restricted rotation,
restricted rotation of atom or group, atoms और group। अब देखो इसको पहले मैं समझा रहा हूँ आपको, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया कि एक एग्जांपल लिया है ना, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने लिया ब्यूट 2 इन की एग्जांपल, क्या लिया है मैंने, एग्जांपल लिया है ब्यूट 2 इन की, ठीक। अब मैंने ब्यूट 2 इन की स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, ध्यान समझिएगा। जनरल फॉर्म में लिखूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है। तो अगर मैं इसकी ज्योमेट्री मतलब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो एक फॉर्म तो देखो मैंने ये बनाया, CH3CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 एंड H। दूसरा जो फॉर्मेट है वो ये है CH3CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H एंड CH3। ध्यान से देखो दोनों स्ट्रक्चर को। अब दोनों स्ट्रक्चर को मैंने कंपेयर किया। अगर आप दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे तो पहले वाले स्ट्रक्चर की IUPAC करो तो उसका नाम क्या बनेगा, ब्यूट 2 इन। और दूसरे वाले की भी स्ट्रक्चर की बात करो तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, IUPAC क्या बन रही है, ब्यूट 2 इन। तो दोनों की IUPAC नेम सेम है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं है, दोनों मॉलिक्यूल्स एक नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि तुम पहले वाले मॉलिक्यूल्स को घुमा दो तो ये बन जाएगा। मतलब पहले वाले को, इस जो ये CH3 है, अगर मैं इस CH3 को नीचे कर दूं, है ना, तो ये बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड एक तरीके से पाई बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड इस बॉन्ड को रोटेट ही नहीं होने देगा। ऐसा समझो कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है L1, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है L2। ये सेम नहीं है भाई, ये डिफरेंट है। L2 इज ग्रेटर देन L1। अगर ये रोटेट होता रहता तो फिर कहानी नहीं बन सकती है, फिर तो अलग कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब दोनों मॉलिक्यूल्स स्टीरियो में अलग अलग है, IUPAC दोनों की सेम है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम है, IUPAC सेम है, लेकिन दोनों की जो कनेक्टिविटी है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है, वेरी कर रही हैं, डिफरेंट है, स्टीरियो में दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन हो और उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो, है ना, तो आप उसको किस में कंसीडर कर सकते हो, GI में कंसीडर कर सकते हो। तो एक तरीके से ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, दे आर GI, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अगर थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से समझना है तो आप एक स्ट्रक्चर देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास देखो ये स्ट्रक्चर है, कहानी समझना। देखो देखना भाई ध्यान से। जैसे क्या है कि ये आपके पास में एक CH3 है, ठीक है ना। अब देखो ये CH3 sp3 है ना, दिख रहा है आपको, क्लियर sp3 दिखाई दे रहा होगा आपको, यस सर। ठीक है ना। अब अगर हम अगर हम इसमें एक CH3 और जोड़ें, तो मैंने एक CH3 और जोड़ दिया, ठीक है। बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या बन गया, ये C2H6 बन गया। ध्यान से समझिएगा पूरी कहानी को, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब मैंने इसके अंदर बना दिया डबल बॉन्ड, क्लियर, ये रहा आपके पास में डबल बॉन्ड, दिख गया आपको, दिख गया आपको। बताओ इसका नाम क्या बन गया, C2H4। क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, C2H4, इथीन बन गया ये, क्लियर, ये इथीन बन गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब मैंने क्या करा, यहां पर एक CH3 और ऐड कर दिया, दिख गया, ये CH3 और ऐड कर दिया मैंने, और एक CH3 मैंने और ऐड कर दिया, दिख गया आपको, यस सर। दिख रहा है आपको।
अब बताओ Yes, कि sir. इसमें डबल बॉन्ड जो सीसी डबल बॉन्ड है उसमें दोनों CH3 क्या है, ऊपर है, Yes, sir. और दोनों H कहाँ रखे हुए हैं, नीचे. नीचे। तो ये ब्यूटूइन है, Yes, लेकिन sir. दोनों CH3 ऊपर हैं। अब मैं कहूं कि मैं इस CH3 को रोटेट करके नीचे ले आऊं तो ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है, अब उसको ध्यान से देखो आप। इसमें मैंने क्या किया है, आपको ध्यान से देखो तो क्या दिखाई देगा कि एक CH3 एक H ऊपर ऊपर है. और एक CH3 कहाँ रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ नीचे. है, दिख रहा है आपको। Yes, sir. तो Yes, sir. बेसिकली इसका भी नाम ब्यूटूइन है, ये भी ब्यूटूइन है ना। लेकिन इसमें दोनों CH3 का अरेंजमेंट कहाँ है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। Opposite. जबकि पहले वाले में ये कहाँ था, सेम Same साइड में, direction. है ना। तो ये स्टीरियो की कहानी है। अगर किसी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन है और 3D उसका डिफरेंट है, तो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन और 3D डिफरेंट होने की वजह से जो आइसोमर्स क्रिएट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से फिर से देखो स्ट्रक्चर को। अगर आप फिर से स्ट्रक्चर को देखोगे तो जो ऊपर वाला CH3 और दूसरा ऊपर वाला CH3 है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L1, है ना। और जब मैं इसको, है ना, दूसरी फॉर्म में दिखाऊंगा तो बताओ, एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, तो Yes, sir. बताओ दोनों की डिस्टेंस अपोजिट हो गई, दूर हो Yes, गई। sir. Yes, sir. तो क्या L1 और L2 बराबर आ रहे हैं, नहीं, No, No, sir. sir. No, sir. ठीक है ना। तो यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स के 3D में वेरिएशन आ रहा है, IUPAC सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम है, तो आप ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कंसीडर कर सकते हो। अब सुनो ध्यान से, ये तो मैंने आपको मॉलिक्यूल्स दिखाया, अब मैं तुम्हें इसका, है ना, मॉलिक्यूलर डायग्राम भी दिखा देता हूँ। एक्चुअल में याद करो, कहानी समझो ध्यान से, याद करो कि अभी अभी तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है। केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से दिस कार्बन इज sp3, दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज sp2 एंड दिस कार्बन इज sp3। यस और नो? Sir, Sir, screen पे नहीं आ रही. आ रही है, देखो ना, आ गया स्क्रीन पे, Yes, sir. Yes, sir. बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, जो sp3 हाइब्रिड होते हैं, है ना, वो जो sp3 हाइब्रिडेशन होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से बनते हैं, और जो मतलब जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से बनते हैं, और जो पाई बॉन्ड होते हैं वो प्योर ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से बनते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है Yes, ना, sir. ध्यान समझिएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी, CH डबल बॉन्ड डबल, Sir, screen slow आ रही है बहुत. स्क्रीन स्लो आ रही है, Yes, sir. Yes, sir. एक सर आप सेकंड, बोल पहले रहे, लिख लिख के बाद में रहा। एक सेकंड, एक्चुअल में वो मैंने उसको मॉडल को दिखा दिया था ना, तो उस मॉडल की वजह से ऐसा हो गया। वेट करो एक सेकंड, CH3 must have two different group और एटम, ग्रुप या एटम। समझिएगा ध्यान से, जहां पर आपका डबल बॉन्ड अटैच है, ये जो डबल बॉन्ड अटैच है आपके पास में, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैच है, ठीक है, दिस वन, ये जो डबल बॉन्ड आपका अटैच है, इस डबल बॉन्ड पर अटैच ग्रुप क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। तो इस CH3 पे एक, इस डबल बॉन्ड पर एक CH3 और एक H लगा हुआ है, तो डिफरेंट हो गया। तो टर्मिनल कार्बन या जहां पर आप रिस्ट्रक्शन देखते हो, उस रिस्ट्रक्शन ग्रुप पर, एटम पर जो अटैच ग्रुप होंगे, वो दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर वो ग्रुप डिफरेंट है तो भी मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएगा, GI आ जाएगा। क्लियर? सर रिस्ट्रिक्शन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? मैंने कहा ना, रिस्ट्रक्शन कैसे प्रेडिक्ट करोगे, देखो रिस्ट्रक्शन प्रेडिक्ट करने के कई तरीके होते हैं। पहला तो पाई बॉन्ड,
पाई बॉन्ड का होना खुद अपने आप में क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। मैंने बताया ना अभी ऊपर वाला स्ट्रक्चर कि ये जो पाई बॉन्ड है जो मैंने दिखाया है, ये पाई बॉन्ड इस मॉलिक्यूल्स को फ्री रोटेशन नहीं देने देंगे, यानी कि इसको फ्री घूमने नहीं देंगे। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता और सिंगल बॉन्ड होता तो आप मॉलिक्यूल्स को आसानी से घुमा सकते हो, है ना। लेकिन ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, इसको रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है, इसको है ना फ्री रोटेशन प्रोवाइड नहीं होने दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार आज अब सिंपल वे में समझते हैं ना अपन कि यार जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन है वो सबसे पहले कहाँ आता है, डबल बॉन्ड के अंदर। तो पहले हम जीआई की बात करेंगे डबल बॉन्ड के अंदर, और क्या देखना, टर्मिनल कार्बन पर अटैच ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहला केस लिया मैंने डबल बॉन्ड का, ठीक है ना, पहला केस लिया डबल बॉन्ड। सर मतलब ये सैचुरेटेड में कभी नहीं हो सकता? नहीं, सैचुरेटेड में नहीं होता और एल्काइन में भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा कि जहां पर रिस्ट्रिक्शन देख रहे हो वहां पर टर्मिनल कार्बन पर अटैच ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, और एल्काइन में एक ही ग्रुप लग सकता है, तो एल्काइन में भी जीआई नहीं आ सकता है, केवल और केवल किस में होता है, एल्किन्स के अंदर। तो अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं, अभी समझ में आ जाएगा, आप देखो ध्यान से स्ट्रक्चर। तो डबल बॉन्ड के अंदर समझना है, तो मैंने सबसे पहले बात करी किसके अंदर, एल्कीन के अंदर। तो अगर मैं एल्कीन की बात करूंगा तो कौन कौन सी एल्कीन जीआई शो कर सकती हैं, तो हम कह सकते हैं सच एल्कीन will show GI in which each double bonded bonded carbon atom is attached to different atom or group, ठीक है ना, इंडिविजुअली। ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बताना है उस मॉलिक्यूल्स में जीआई होगा या नहीं होगा। तो मैंने सबसे पहले लिया सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे लगाया एच, यहाँ लगाया सी एल, यहाँ लगाया एच और यहाँ लगाया सी एल। बताओ इसमें जीआई होगा या नहीं होगा, बोलो। देखो होगा। क्या ये डबल बॉन्ड है, होगा। हाँ यस सर, ये डबल बॉन्ड है, और हर एक कार्बन जहां डबल बॉन्ड है, क्या ये दोनों H और Cl ग्रुप डिफरेंट है, ये भी H और Cl ग्रुप डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर जीआई पॉसिबल है। क्या मेरी बात सुना रही है, ठीक है ना। और एग्जांपल लिखते हैं, यस सर। और एग्जांपल देखिए। सेकंड, मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा D, यहाँ लिखा T और यहाँ लिखा D। बताओ क्या यहाँ पर जीआई पॉसिबल है, यस बोलो भाई। यस सर। यस, यहाँ भी पॉसिबल है। अच्छा, मैंने लिया थर्ड एग्जांपल COOH, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C, COOH एंड H। बताओ क्या यहाँ जीआई पॉसिबल है, क्लियर? यस ओके, मान लीजिए मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C, यहाँ लिखा BR, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा Cl और यहाँ लिखा I। बताओ क्या इसमें, नो सर, नो सर। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्या क्यों? सारे एलिमेंट्स मतलब अरे तो different सारे एलिमेंट element। का डिफरेंस है, तुम्हें क्या मतलब है, हर एक कार्बन पे, इस एक कार्बन पे क्या दोनों ग्रुप डिफरेंट हो रहे हैं, यस। तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि दूसरी तरफ डिफरेंट ग्रुप है या सेम है, जो जहां डबल बॉन्ड है, जहां रिस्ट्रिक्शन है, उस पर अटैच ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो क्या वो ग्रुप डिफरेंट है, हाँ, तो क्या इट विल शो जीआई, यस इट विल शो जीआई। मतलब सर एक कार्बन पे अगर दो डबल अलग लगे हो तो वो है जीआई। यस, डबल बॉन्ड होना चाहिए
और डबल बॉन्ड पर कार्बन जो है, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उस पर जो अटैच ग्रुप है वो ग्रुप क्या होने चाहिए आपके, डिफरेंट होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस अच्छा, और एग्जांपल जरा देखिए, और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मतलब सर हम लोग दूसरे कार्बन से मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं, बस उस पर अटैच ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ H लिखा, यहाँ H लिखा, यहाँ Cl लिखा और यहाँ पर Br लिखा। अब बताओ इट विल No, शो sir. जीआई और नॉट? नो सर। अब ये जीआई नो शो नहीं, इट विल नॉट शो। अब ये जीआई क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि इस क्योंकि वो कार्बन पे दो सेम ग्रुप लग गए। यस और नो? अरे यस और नो? यस सर। यस सर। और एग्जांपल बताइए। डबल बॉन्ड Cl 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 एंड Cl। No, sir. नो सर। और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मैंने लिखा CH3CH2 C CH3 डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3CH2 एंड CH3। बताओ इट विल शो जीआई और नॉट? Yes. यस सर। यस सर। यस सर। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? मतलब अब यस सर। तो जीआई शो करने के लिए क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन होना चाहिए और टर्मिनल कार्बन या डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट। डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट। बोलो भाई, क्या सबको मेरी बात समझ आ गई? यस सर। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या शो कर सकते हैं? Geometric arrangement. जी आई। ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि क्या और भी ऐसे सिस्टम हैं जो जीआई शो कर सकते हैं? क्या केवल एल्कीन ही जीआई शो कर सकती हैं? हमने कहा नहीं, एल्कीन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो है ना जीआई शो कर सकते हैं। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में है ना और ग्रुप की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो हमने कहा कि और कौन कौन सी कंडीशंस है जहां पर जीआई आ सकता है। तो जीआई के लिए हम जीआई किस किस में बात करते हैं? जीआई इन फॉलोइंग कंपाउंड। फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब देखो ध्यान से, किन किन कंपाउंड में जीआई आएगा, समझिए ध्यान से। तो आप जीआई में तो मैंने बताया आपको, एल्कीन में जीआई होता ही है। एल्कीन के अलावा जीआई जो आता है, एल्कीन इस ग्रुप को कहते हैं एल्कीन, ठीक है ना। इसके अलावा आता है एजो कंपाउंड्स में। एजो कंपाउंड्स में, एजो कंपाउंड जो होते हैं ये होते हैं, इनके पास भी डबल बॉन्ड है। अभी कैसे होता है ये मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा इमाइन में, इमाइन ग्रुप जो होता है वो ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो जीआई होते हैं वो आते हैं साइक्लो एल्केन्स के अंदर। मतलब इतना हमें पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। साइक्लो एल्केन्स के अंदर कैसे आता है बताऊंगा मैं आपको। फिर आता है साइक्लो एल्कीन के अंदर, साइक्लो एल्कीन्स के अंदर। इसके बाद आता है एलिन के अंदर, एलिन्स के अंदर। एलिन के बाद आता है स्पायरो के अंदर। स्पायरो के बाद आता है बाईसाइक्लो के अंदर, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के अंदर। कंपाउंड्स के अंदर इसके अलावा बताऊं आपको, बाईफिनाइल्स के अंदर, बाईफिनाइल्स के अंदर। और एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल करिए। एक सेकंड में कर रहा हूं। यस सर। बाईफिनाइल्स के अंदर। इसके अलावा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजो कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है ना। और भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह से भी डिस्कस किया जाता है। दोबारा देख लीजिए आप, हम किन किन के अंदर जीआई पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 एल्कीन के अंदर पढ़ेंगे, है ना। आपके सिलेबस में मतलब अगर मैं बोर्ड लेवल की बात करूं तो केवल और केवल एल्कीन है, बस खत्म। और इसके अलावा जी मेंस और एडवांस तक की बात करूं तो बाकी सब इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए, इतने मॉलिक्यूल्स में हमें जीआई को कंसीडर करना है। 10 लिखे हैं मैंने,
ठीक है ना। अब बात आती है कि चलो ठीक है, जीआई कर लेंगे, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट भी हो गया। बोले सर हमें कैसे पता लग गया कि मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है? आपने तो ये बता दिया कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। आपने ब्यूट के दो स्ट्रक्चर, ब्यूट 2 इनके दो स्ट्रक्चर बना दिए, एक लिखा ब्यूट 1 इन, सॉरी एक लिखा आपने ब्यूट 2 इन के दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। लेकिन वो दोनों स्ट्रक्चर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं? यस सर। तो बात आती है कि नेमिंग ऑफ जीआई मॉलिक्यूल्स। हम मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट करेंगे, बिना उसके नेमिंग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो आपको जीआई की कंडीशन समझने के बाद ये समझना पड़ेगा कि जीआई में नेमिंग कैसे करी जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर ऑफ जीआई। तो ध्यान समझिएगा, जीआई में नेमिंग करने के 3 मेथड्स बताए गए हैं। सबसे पहला सिस्टम जो रखा गया था वो रखा गया था सिस एंड ट्रांस सिस्टम। एक तो सिस्टम ये होता है, ठीक। दूसरा होता है ईजेड सिस्टम, बहुत फेमस सिस्टम है ईजेड सिस्टम। और थर्ड सिस्टम है सिन एंटी सिस्टम। तो सर जीआई सबसे पहला EI है सर। पहला सिस ट्रांस है, सिस एंड ट्रांस सिस्टम। दूसरा ई एंड जेड सिस्टम है। और तीसरा सिन और एंटी सिस्टम है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिस ट्रांस सिस्टम। सर आपकी वॉइस सर आवाज नहीं आ रही सर। यस सर। एक सेकेंड, हाँ भाई, अब आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो जीआई मॉलिक्यूल्स में नेमिंग करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? सिस एंड ट्रांस सिस्टम, ई एंड जेड सिस्टम, सिन एंड एंटी सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार हम है ना, सबसे पहले कौन सिस्टम की बात कर रहे हैं कि यार सिस ट्रांस सिस्टम कैसे यूज करेंगे। ठीक है ना, हमें सिस ट्रांस सिस्टम कैसे यूज करना है। ठीक है, तो सिस और ट्रांस सिस्टम। तो पहले ही हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है सिस ट्रांस सिस्टम। देखो, सिस ट्रांस सिस्टम तब लगाया जाता है जब आपके पास सेम ग्रुप सेम साइड लग जाए, है ना। सिस कब लगाया जाता है? सेम ग्रुप सेम साइड। तो सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस बोलना है, और ट्रांस बोलना होता है सेम ग्रुप अपोजिट साइड। बोले क्या मतलब हुआ सर इसका? देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मैंने कहा कि यार मेरे पास एक तो एग्जांपल था CH3CH, यस बेटा, सर ब्यूटीन का एग्जांपल। हाँ ये लिया मैंने एग्जांपल ब्यूटीन का, ब्यूटीन का। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो जो दोनों CH3 हैं, क्या दोनों CH3 एक ही साइड रखे हुए हैं? बोलो। जबकि दूसरे वाले स्ट्रक्चर में जो दोनों ग्रुप हैं, क्या वो अपोजिट लिख दिए मैंने? बोलो भाई। यस सर। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो आपको क्या बोलना है? सिस। और अगर ये अपोजिट हो गए तो क्या बोलना है? ट्रांस। तो यानी कि अब दोनों के नाम डिफरेंट हो गए। पहले वाले का नाम रखा गया सिस ब्यूट
टूइन, बोलो भाई, और दूसरे वाले का नाम रखा गया ट्रांस ब्यूटीन। टूइन। क्या मेरी बात समझ आ गई भाई? क्या मेरी बात समझ आ रही है? सेम ग्रुप जब तक हैं और जब तक वो सेम साइड हैं तब तक आपको सिस यूज करना है, और जैसे ही सेम ग्रुप अपोजिट साइड चला जाएगा आपका फॉर्म क्या बन जाएगा? ट्रांस बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बोलो भाई। यस सर। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसमें आपको बताना है कि वो सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में है, राइट? सर यस बेटा बोलो। सर नेमिंग करते वक्त उसके पहले सिस ट्रांस लगाना है। हाँ, सिस और ट्रांस एक तरीके से क्या है उसके, बताओ, प्रीफिक्स लग जाएंगे उसके नाम के आगे, आपको सिस ट्रांस लगाना पड़ेगा। अगर तुमने सिस ट्रांस नहीं लगाया तो आपकी नेमिंग गलत हो जाएगी फिर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन पहले ये देख लेना कि क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे देखना है? क्या उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन है, और क्या टर्मिनल कार्बन या डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैच ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है। इट इज क्लियर? तो सर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में भी ये रूल मतलब वैलिड होगा? अरे ये आईयूपीएससी ने ही बोला है। जब देखो, जब नॉर्मल आईयूपीएससी चल रही थी तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स में स्टीरियो आया तो अब आईयूपीएससी ने स्टीरियो को अडॉप्ट कर लिया ना। अब तुमने, इसका नाम ब्यूट-टूइन ही तो है, तो ब्यूट-टूइन तो आईयूपीएससी है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है और 3D डिफरेंट है। तो 3D में क्या डिफरेंट है? बोले कि है ना 3D में यार ज्योमेट्री डिफरेंट है ना, तो ज्योमेट्री डिफरेंट है तो उन्होंने प्रीफिक्स क्या लगाया उसका? सिस ट्रांस। सिस ट्रांस कब लगेगा? जब टर्मिनल कार्बन या डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैच ग्रुप डिफरेंट आएगा। तो ये एक तरीके से उस कंपाउंड की नेमिंग का ही तो पार्ट बन गया। अरे ऐसा नो, यस। ठीक है ना? चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको उसमें सिर्फ बताना है कि वो सिस फॉर्म में है या वो ट्रांस फॉर्म में है। इट इज क्लियर? बोलो भाई, शुरू करें क्वेश्चन? यस सर। चलिए फटाफट बताइएगा। फर्स्ट वाला केस सिस है, बताओ। सेकंड वाला क्वेश्चन ट्रांस। ट्रांस है। नेक्स्ट वाला बताओ, सिस है। नेक्स्ट बताओ, सिस है। नेक्स्ट बताओ, ट्रांस। ट्रांस है। नेक्स्ट बताओ, ट्रांस। 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 तुमने क्या देखा इसके अंदर? तुमने ट्रांस बोल दिया इसको सर एच। एच को देखा, वेरी गुड, इट इज ए ट्रांस। क्या बाकी बच्चों को समझ आ गया? और आठवां Yes. वाला पे ट्रांस हो जाएगा। और लास्ट वाला बताओ, 9th नंबर वाला। ट्रांस है सर। ट्रांस। आर यू श्योर ट्रांस है? सर सिस है। सिस है। सिस है ना? Yes, this answer is what? Cis. अरे यार ये सुनो, यस सर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो भाई। यस सर। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। C डबल बॉन्ड C, Cl, Br, F और I। अब बताओ भाई, पहले मुझे ये बताओ, इट विल शो GI, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ये तो भाई क्लियर हो गया, इट विल शो GI। अब बताओ, ये सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है? सब कोई नहीं है। सर कोई नहीं। कोई नहीं है सर। बता ही अब नहीं यार, सकते सर। अब देखो प्रॉब्लम फंस गई। समझ में आ गई बात कि यार GI तो है, ये तो पता लग गया कि रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन है, टर्मिनल कार्बन पर अटैच ग्रुप डिफरेंट है, तो ये तो श्योर है कि सर GI तो है इसके अंदर। लेकिन हम इसकी नेमिंग सिस ट्रांस सिस्टम में नहीं कर सकते। तो सिस ट्रांस सिस्टम की कंडीशन समझ में आ गई कि वो रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि सभी तरीके की GI मॉलिक्यूल्स की नेमिंग नहीं कर सकता। तो फिर दूसरा सिस्टम आया जिसे हमने नाम दिया EZ सिस्टम, यानी कि इसकी जो नेमिंग करी जाएगी वो कौन से सिस्टम में आएगी? बताओ। EZ से। EZ सिस्टम में। अब ये जो EZ सिस्टम है ना, ये IUPAC का फॉर्मेट है ना। EZ सिस्टम आ गया अब भाई। तो अब EZ सिस्टम कैसे अप्लाई करेंगे, है ना? अब समझिएगा ध्यान से, जो मैं आपको रूल्स EZ सिस्टम के लिए बताऊंगा, यही रूल्स एज इट इज एप्लीकेबल होता है ऑप्टिकल के लिए भी।
तो मैं इस रूल्स को दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से आपको एप्लीकेबल, है ना, अप्लाई करने आने चाहिए। यस ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं ईजेड सिस्टम। और ईजेड का फॉर्मेट सेम रहेगा किसका? सर? ऑप्टिकल और ईजेड का? नहीं नहीं, फॉर्मेट अलग अलग होगा, लेकिन जो रूल्स होंगे वो दोनों के सेम होंगे यार। ऑब्वियसली यार, ज्योमेट्रिकल कह रहा है रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन, वो कहेगा क्या नाम है स्टीरियो, वो ऑप्टिकल की बात करेगा, वो लाइट को रोटेट करेगा। तो दोनों का जो आइसोमर्स वाला बेस है वो डिफरेंट है, लेकिन जो प्रायोरिटी डिसाइड करने वाला रूल होगा वो दोनों का सेम है। तो हम प्रायोरिटी डिसाइड करने जा रहे हैं, है ना, क्योंकि प्रायोरिटी से हम लोग जीआई को या ऑप्टिकल को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले, है ना, ईजेड सिस्टम। अच्छा, मैं जो रूल्स बताऊंगा वो सारे रूल्स आपके लिए लेटेस्ट रूल होंगे, मतलब मैं पुराने रूल्स नहीं बताऊंगा। तो मैं यहाँ पहले ही बोल दे रहा हूँ भैया, देखो सारे रूल्स लेटेस्ट होंगे। तो कोई मुझसे, है ना, ये बातें नहीं बोलेगा कि सर हमने तो वो देखा है बुक में, ये देखा है वो देखा है। आप पुरानी बुक पढ़ रहे हैं, मतलब अगर आपने कोई रूल्स, है ना, पुराने देखे, वो नए अलग तरीके से देखे हमारे लिए लिखने के अलावा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये रूल तब एप्लीकेबल होता है जब डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच ग्रुप, कितने ग्रुप अटैच होते हैं? 4। तो 4 के 4 ग्रुप क्या बन जाएंगे? डिफरेंट। अगर 4 के 4 ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे तब आपको ये, है ना, रूल्स लगाने पड़ेंगे। एप्लीकेबल एप्लीकेबल applicable when all 4 different atom or group are attached to restricted structure। ठीक है ना। तो अगर आपके अटैच सारे ग्रुप डिफरेंट है तभी ये आप रूल लगा सकते हो। अच्छा, ये जो रूल्स बनाया था ना, इसको हम CIP सीक्वेंस रूल भी कहते हैं। क्या नाम दिया मैंने इसको? CIP सीक्वेंस रूल। CIP रूल भी बोलते हैं इसको। अब ये CIP रूल क्यों बोला जाता है? एक्चुअल में ये रूल ना 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। C मतलब चैन, I मतलब इन गोल्ड और P मतलब प्रीलॉग। तो 3 साइंटिस्टों ने मिल करके ये, है ना, रूल्स बनाए थे। कौन कौन थे? चैन, इन गोल्ड एंड प्रीलॉग। ठीक है भाई। तो इसीलिए CIP सीक्वेंस रूल भी इनको कहते हैं। अच्छा, CIP सीक्वेंस रूल में एक तो Z होता है और E होता है। जो Z होता है उसे बोलते हैं ज़्यूमान। ये एक वर्ड है जर्मन का, ज़ूज़मान। ठीक है। और ई का मतलब होता है एंटाजन। ठीक है। कोई फुल फॉर्म तुमसे नहीं पूछने वाला है, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि, है ना, एक जेड फॉर्म होती है, एक ई फॉर्म होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यार ईजेड सिस्टम कैसे डिसाइड करता है, क्या डिफाइन करता है ये। तो देखो, अब क्योंकि CIP सीक्वेंस रूल क्या डिसाइड करता है? प्रायोरिटी को डिसाइड करता है। तो Z कब लगाना है? Z तब लगाना है व्हेन हायर प्रायोरिटी सेम साइड आ जाए। अगर हायर प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी दे दोगे आप रूल से और वो सेम साइड आ गया तो क्या बोल देना है? Z बोल देना है। और अगर हायर प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो क्या बोल देना? ई बोल देना।
अब बात क्या आती है कि सर प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी डिसाइड करोगे तो कि समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। तो देखो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है एटॉमिक नंबर। सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्ड। तो बताओ जो अपना पहला क्वेश्चन था, अभी जो अपन ने ऊपर वाला क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था क्वेश्चन, सी डबल बॉन्ड सी था, और क्या क्या लगा हुआ था उसके अंदर, अपने क्या क्या लगाया था, सी एल बी आर, यहाँ लगाया था सी एल, यहाँ लगाया था बी आर, यहाँ लगाया था एफ, और यहाँ लगाया था आई। अब बताओ कि प्रायोरिटी ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो बताओ एफ और आई में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, I. तो वो हायर प्रायोरिटी हो गया, आई। तो वो हायर प्रायोरिटी हो गया। अरे ऐसा नो, Yes, sir. तो इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। और बताओ सीएल और बीआर में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, बी आर। तो क्या इसको 1 इसको 2 बोल Z. दें। तो बताओ क्या हायर प्रायोरिटी सेम साइड आ गया, ये जेड हो गया। तो यानी कि फॉर्म क्या बन गई, जेड बन गई। बोलो भाई यस नो। यस सर। यस सर। अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं बताओ इसका नाम क्या होगा, तो अब मुझे पूरा आईयूपीएससी नेम इंक्लूडिंग है ना जीआई कोई बता सकता है, सही प्रीफिक्स में लगेंगे जेड और जेड तो आपका है ना प्रीफिक्स में लग गया। अब बाकी नाम तो आपको आईयूपीएससी से अप्लाई करो ना, बताओ नाम इसका। बोलो 1 bromo 1 chloro 2 iodo 2 fluoro और क्या, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 fluoro 2 iodo 2 फ्लोरो 2 आयोडो और क्या इथीन। अरे ऐसा नो यार, सिंपल सा नाम था, नहीं समझ में आई बात। सर यही बोल रहा था सर, थोड़ा अजीब लग रहा था सुनने इसलिए नहीं बोल रहा। कोई बात नहीं, अजीब उजीब कुछ नहीं होता है, हम समझ सकते हैं। देखो अजीब क्यों लगता है वो भी हम समझते हैं, क्योंकि हम पढ़ ही पहली बार रहे हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए अजीब लग रहा है, क्योंकि ऐसा तो कभी हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, खैर यहाँ तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आ yes गई। sir यस सर। ठीक है Yes, sir. चलिए, तो अब बात आती है रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, then priority will be decided on the base of atomic mass। ठीक है भाई, if atomic number is same, then priority is given that atom which have higher mass number। ठीक है भाई, मतलब क्या है समझिए ध्यान से। मैंने लिखा एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ लिखा एच, यहाँ लिखा डी, यहाँ लिखा टी, और यहाँ लिखा डी। ठीक है ना, ये लिखा। अब बताओ एच का एटॉमिक नंबर कितना,
One. बताओ डी का एटॉमिक नंबर कितना? अरे तुमने वो पढ़ा होगा ना चैप्टर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ही तो है ये, तो 1 2 और टी जेड इक्वल टू One. कितना 1। 1 नहीं भाई, वो जो 1 2 3 बोल रहे हो ना तुम, बेसिकली वो क्या बोल रहे हो, मास बोल रहे हो ना। अबे एटॉमिक नंबर तो वो 1 ही रखता है। अरे यार एच डी और टी क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, तो जेड थोड़ी चेंज हो जाएगा, यस और नो? यस यस सर। ठीक है ना, तो z सेम आ गया। देन प्रायोरिटी विल बी डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ मास। अब बताओ मास की अगर बात करेंगे तो इसका जो जो मास होता है ये 1 होता है, इसका 2 होता है, ट्रिटियम का इसका 3 सबसे होता है, ज्यादा होता है। राइट? क्लियर? तो बताओ इन दोनों में अगर तुम प्रायोरिटी दोगे तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? क्या ये 1 और ये 2 बनेगा? यस और नो? अरे सुनो, यस यस Yes. यस और क्या इन दोनों में ये ऊपर 1 वाला और वन ये होगा। 2 बनेगा? बताओ क्या हायर प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में है? यस सर। तो क्या ये ई फॉर्म बन गई? ई फॉर्म। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम इसकी नेमिंग सिस ट्रांस सिस्टम में भी कर सकते हो? यस सिस हो Yes, sir. सिस होगी, तो ध्यान रखिएगा आप नेमिंग तो कर सकते हो, लेकिन देयर आर नो एनी रिलेशन बिटवीन ईजेड सिस्टम एंड सिस ट्रांस सिस्टम। आप ये दिमाग कतई मत लगा लीजिएगा कि सर अगर ई लिखा है तो हम सिस लिख सकते हैं क्या, नहीं, दोनों के रूल्स अलग अलग हैं। ईजेड सिस्टम के एक अपने अलग रूल्स चलते हैं और सिस ट्रांस सिस्टम के अपने अलग रूल्स चलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बेटा? बोलो बेटा। यस Yes. सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर भी सेम है ना, मास नंबर भी सेम है किसी एक एटम का, तो फिर प्रायोरिटी उसके दूसरे कार्बन या दूसरे एटम को चेक करके दे देना। मतलब दोबारा पहले रूल्स लिख देता हूं फिर समझाता हूं। if atomic number and mass number are same, then we check atomic number of next एटम। तो आपको नेक्स्ट एटम चेक कर लेना है। बोले सर समझे नहीं, फिर भी समझना ध्यान से, और अगर मेरी बात आपको समझ में आए तो अगला क्वेश्चन आप बताइएगा। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन है, यहाँ CH2Cl है, यहाँ पर CH2Br है, यहाँ पर CH2CH3 है, और यहाँ पर CH3 है। सबसे पहले चेक करो भाई, सबसे पहले देखो कि यार ये जो कार्बन है ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। अब यस इस कार्बन के पास भी H है, इस कार्बन के पास भी H है, तो जब ये दोनों सेम हो गए तो फिर तुम्हें अगले एटम पे चले जाना है। तो अगला एटम क्या मिल गया? Cl, और यहाँ अगला एटम क्या मिल गया? Br, और ब्रोमीन। Br की प्रायोरिटी ज्यादा तो इसको प्रायोरिटी Yes, दे sir. दोगे, ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। ऐसे इधर चेक करो, यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C, इस C पर 2 H हैं और एक C जुड़ा हुआ है बगल में, और इस पर तीनों पे क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। तो इस कार्बन के पास इधर C मिल रहा है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई और ये सेकंड प्रायोरिटी में कन्वर्ट हो गया। बताओ हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, तो क्या आंसर E लिख दूंगा? Yes, sir. तो अगर आपके एटम जब तक सेम आते चले जाएं तो आप नेक्स्ट एटम को चेक करते चले जाइएगा। जहां पर वैरी हो जाएगा वहीं पर जीआई आ पाएगा। अगर मान लो कि ऐसा हो ही नहीं तो ऑब्वियसली हम कह देंगे कि दोनों सेम हो गए, तो जीआई शो ही नहीं कर पाएगा वो। बोलो यस और नो? Yes. यस
क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ आ रही है? यस अच्छा, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ट्राई करिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन कंपैरेटिवली, है ना, अच्छा बना दूंगा, है ना। तो आप देखिए जरा और मुझे बताइए आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ लिखा CH3 का होल क्यूब, यहाँ लिखा CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, और दूसरी तरफ क्या किया मैंने, यहाँ लगा दिया CH2OH, और यहाँ लगा दिया CH3 का होल क्यूब। चलो भाई ट्राई करो जल्दी से। चेक करते हैं, हो सकता हो किसी बच्चे का ना आ रहा हो। तो देखो बेटा, समझो, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये C था, इस C पर 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो यानी कि इस कार्बन पे मेरे 3 C लगे हुए हैं, राइट। लेकिन अगर तुम इस कार्बन की बात करो तो यहाँ एक H है और एक CH3 ये और एक CH3 ये लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2 तो C लगे हुए हैं और एक क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। तो C C C एंड C C H, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। ये 1 और ये 2। बताओ भाई, क्या यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई? बोलो भाई, Yes, sir. क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? Yes. अच्छा, Yes. सर अब ये भी ट्रांस से हो सकता था ना? हाँ बिल्कुल, सर वो उससे कर सकते ट्रांस से थे, जाएगा। लेकिन हम प्रायोरिटी यूज करना सीख रहे हैं ना यार, वो तो हो जाएगा, लेकिन हम प्रायोरिटी यूज करना सीख रहे हैं अभी फिलहाल, तो आप प्रायोरिटी यूज करना सीखिए। तो अब बताओ, इस वाले कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन पे यहाँ 2 H लगा हुआ है और यहाँ O लगा हुआ है, और इस कार्बन पे CH3 एंड CH3 लगा हुआ है। ध्यान से देखना, इस कार्बन से यहाँ पर O मिल गया और इस कार्बन से यहाँ C मिल गया। O और C में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, O की। तो बताओ, क्या ये 1 और ये 2 बन जाएगा? और अगर ऊपर वाला 1 बना तो हायर प्रायोरिटी सेम साइड हुआ, तो क्या मेरा आंसर Z बन गया? बोलो भाई। ये नहीं समझ में आया सर। बता दीजिए सर। देखो दोबारा समझो, एक्चुअल में अगर पहला एटम से, सर सी और ओ में एटॉमिक नंबर की वजह से हो जाता है। ऑब्वियसली, क्योंकि पहला रूल्स क्या कह रहा है, पहला रूल्स क्या कहा था, प्रायोरिटी ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। आप एटॉमिक नंबर के बाद एटॉमिक मास पे तब जाते हो ना जब नंबर सेम हो जाता है। ये एक तरफ O है, एक तरफ C है, बताओ C और O में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, O की, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ओके। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही बेटा? यस। सर अगर हम H और C में कंपैरिजन नहीं कर सकते थे? अगर आप H और C में कंपेयर कर रहे हैं तो H और C में आप खुद सोचिए ना, H और C का कंपैरिजन कैसे करोगे आप? जो H है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है यार। आप पहले हायर एलिमेंट को कंसीडर करोगे ना पहले, फर्स्ट यू विल टेक हायर एलिमेंट, एंड हायर एलिमेंट इज व्हाट, कार्बन। सो हाउ विल यू कंपेयर बिटवीन ना हाइड्रोजन एंड एटम? आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को चेक करेंगे ना। देखो आप वापस से चेक करिए, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से। क्लियर? ये कार्बन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से, और ये कार्बन किससे अटैच है, कार्बन से। तो कार्बन और ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर की प्रायोरिटी दे दो आप, खत्म बात। सर राइट साइड में भी एटॉमिक नंबर की वजह से बिल्कुल, कार्बन में मैंने पावर एटॉमिक मिली है। नंबर ही चेक किया है। यस, मैंने एटॉमिक नंबर ही चेक किया है, मैंने एटॉमिक नंबर से ही आंसर दिया है। क्या मेरा क्वेश्चन सेकंड समझ में आ गया आप लोगों को? यस। सभी को क्लियर है? एक और क्वेश्चन ले लूं इसके ऊपर, शायद हो सकता हो कंफ्यूजन हो। बोलो। ये सर एक और लेते हैं ना, एक और लेते हैं। ठीक है, देखिए जरा, मैंने लिखा वॉइस CH2Br लैग। C, यहाँ लिखा Voice CHBr
अब ठीक है? सर को नहीं आ रही। सर चली गई। स्क्रीन, हेलो, साउंड ठीक आ रहा है, क्लियर आ रहा है आपको? यस सर, यस। ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ भाई, और यहाँ लिखा मैंने क्वेश्चन में, यहाँ पर दे रखा है मैंने CH3 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Cl, और यहाँ आ गया CH3 एंड CH3। अब बताओ भाई E और Z, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करना है आपको, जिसमें C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर CH2Br है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर NH2 है, और यहाँ पर CH2OH है। चलो भाई सॉल्व करिए, फटाफट बताइए। देखिए सबसे पहले देखो, यहाँ CH2 और Br लगा हुआ है, यहाँ CH के बाद Br लगा हुआ है, और यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कहानी अगर तुम देखोगे, यहाँ पर कहानी तुम देखोगे तो इस कार्बन से यहाँ पर 2 H लगा हुआ है और फिर Br लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे Br H और H लगा हुआ है कार्बन से। इसको चेक करोगे तो इस कार्बन से यहाँ पर H, यहाँ Br, और यहाँ क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर Br भी है, यहाँ पर C भी है, और यहाँ पर भी H भी है। तो प्रायोरिटी ऊपर वाले को मिलेगी, नीचे वाले को मिलेगी, जल्दी बताओ। नीचे वाले को। तो क्या पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको? यस। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं अगर हम, तो बताइए इस कार्बन पे यहाँ पर 2 H लगा हुआ है और यहाँ CH2 फिर Cl लगा हुआ है, तो इस कार्बन से पहले चेक करो तो C, H लगा हुआ है, ये CH लगा हुआ है। अच्छा, इस कार्बन को चेक करोगे तो यहाँ CH लगा हुआ है, फिर यहाँ CH3 और यहाँ CH3 लगा हुआ है, तो यानी कि इस कार्बन पे आपको दिखाई देगा C, H दिखाई देगा, यस और नो? तो बताओ CH और CCH, बताओ प्रायोरिटी किसको मिलेगी, नीचे वाले को? यस सर। तो बताओ क्या हायर प्रायोरिटी सेम साइड आ जाएंगे? तो क्या आंसर Z सर आ पर जाएगा? ऊपर क्लोरीन भी तो है। अरे तो क्लोरीन तो उसके बगल में लगा हुआ है ना, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है ना। आपको तो पहले डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन की कंडीशन को चेक करना होगा ना। अगर यही दोनों वेरी कर गए तो फिर आप, है ना, उसी को चेक करोगे। अगर वो दोनों सेम होते तब तुम आगे जाते ना। यस। अरे यार मेरी बात समझो, यस सर। जब ये दोनों ग्रुप वैरी कर जाता, डिफरेंट हो जाता है ना, तो आपको यही आंसर देना है भाई, दोनों ग्रुप यही डिफरेंट हो गए। लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप सेम होते तो तुम नेक्स्ट कार्बन चेक करते, वो भी सेम होते तो तुम उसके नेक्स्ट चले जाते। ये तो पहला ही कार्बन डिफरेंट हो गया ना, स्ट्रक्चर ही देख लो तुम साफ साफ। अरे ऐसा नो? यस। अब मैं इस Cl की जगह कुछ भी लगा देता, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पहले कार्बन को देखा जाता है, जब वो सेम होता है तब दूसरे पर जाया जाता है। अच्छा, नीचे वाले को बताओ, क्या ये 1 और ये 2 बनेगा? डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, बोलो यस और नो? क्योंकि यहाँ कार्बन से डायरेक्ट N अटैच है और यहाँ कार्बन से डायरेक्ट अटैच कौन है? C, और C और N में किसका एटम आ जाता है? N का। एन का। तो दूसरा थोड़ी चेक करना है तुम्हें। यस यस और सर, बताओ, मैंने O और N पे कंपेयर कर लिया था। सर उसमें क्लोरीन हो जाएगा। इसमें क्लोरीन और कार्बन हो जाएगा। लो Yes. खत्म क्वेश्चन। तो यहाँ आंसर ई आ E. जाएगा। बताओ भाई, क्या आपको मेरी बात कंफर्टेबली समझ में आ रही है? यस सर। यस। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बोलो भाई।
देखो परेशानी नहीं होनी चाहिए, देखो बहुत आसान है, मैंने कहा ना आपको टफ नहीं लगेगा, है ना, बस आपको क्लियर बोलना पड़ेगा कि हाँ सर ये बात समझ में आई, ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, यहां तक होगी। अब समझना ध्यान से, अब क्या है, जो रूल नंबर 4 है ना, वो अब यहां से थोड़ा सा ना टफ हो जाएगा। अब रूल्स को टफ कुछ नहीं होता है, देखो क्या है, समझना पड़ेगा बस केवल, है ना। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अगर मेरे पास में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर प्रायोरिटी कैसे देनी है। तो रूल 4 है ना, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, if multiple bond is present, अगर मल्टीपल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है, तो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो करना क्या होगा, तुम्हें समझना ध्यान से। जैसे मान लो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बता कर दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है ना ये ऐसे बना हुआ है C डबल बॉन्ड CH2, और ये है ना जो फ्री वैलेंसी है वो मान लो डबल बॉन्ड से अटैच है। तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, समझना ध्यान से। पहले तो तुम इसको बना लो ऐसे, C सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे बना लो। फिर क्या करो, जो तुमने डबल बॉन्ड ब्रेक किया है, डबल बॉन्ड को तुमने ब्रेक किया है, तो उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ क्या लगा दो, कार्बन लगा दो, खत्म बात, ठीक है ना। और उस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, उस कार्बन की वैलेंसी क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो, किससे, हाइड्रोजन से। तो यहां पर क्या लगा दो, सी, यहां तो H है ही सी आपके पास में, है ना, यहाँ क्या लग जाएगा CH3 एंड CH3, यानी कि एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दो। क्या कर दो, उसके अंदर एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने लिखा C ट्रिपल बॉन्ड C लिखा है मैंने, तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड हैं, तो पहले क्या करो, यहाँ C सिंगल बॉन्ड C लगा लो, लगा दिया। अब क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक करते हो तो 2 CH3 लगता है, एक इधर और एक इधर, और तुमने एक और बॉन्ड ब्रेक किया है तो एक इधर और एक इधर, और फिर इसको क्या कर दो, सैचुरेटेड कर लो। तो बताओ क्या मिल जाएगा यहाँ पर, CH3 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 CH3, मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और क्रॉस एटम को जोड़ देना है। समझना ध्यान से, क्रॉस एटम जोड़ देने का मतलब क्या है, एक्चुअली आप CC देख रहे थे तब तक। मान लो कि मेरे पास में C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा हुआ है, तो आप पहले C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N लिख लो, पहले तो लिख दिया। अब क्रॉस ऐड कर देना है, तो यहाँ जोड़ो N, यहाँ जोड़ दो C, यहाँ जोड़ दो N और यहाँ जोड़ दो C, लो खत्म क्वेश्चन आपका। सर ये बात नहीं समझ में आई। अरे यार कुछ नहीं करना है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको हटाओ, एक बॉन्ड को हटाओगे, तो एक बॉन्ड को हटाओगे तो इस एलिमेंट को इसके नीचे, इस एलिमेंट को इसके नीचे, फिर अगला बॉन्ड हटाओ, फिर ये इमेजिनरी ड्रॉ करना है। मैं इमेजिनरी फॉर्म ड्रॉ करना सिखा रहा हूं कि अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो आपको एक एक करके बॉन्ड ब्रेक करना है, और जिन भी 2 एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बना हुआ है उन दोनों को क्रॉस सिग्नल बॉन्ड से जोड़ देना है। नहीं समझ में बात सर? हाँ बेटा, समझ गया। तो C पे N और N पे C लगे। हाँ C पे N, N पे C कर देना है। अच्छा मैं काम करता हूँ ना, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जांपल देखिएगा, फिर और स्ट्रक्चर बताऊंगा इसके अंदर। मैंने क्या करा, यहाँ तो लिखा ClC, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा डबल बॉन्ड C, यहाँ लिखा CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ लिखा C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये 2 स्ट्रक्चर दे दी मैंने आपको। अच्छा एक बात बताओ, Cl और H यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तो प्रायोरिटी देने में कोई तकलीफ हो ही नहीं रही होगी, नो सर, बताओ क्या प्रायोरिटी मिलेगी इसको, CL सर। हो गया। अब इधर डबल बॉन्ड है, अब याद ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में IUPAC वाली प्रायोरिटी नहीं देनी है। जो आपके पास में ये था CH डबल बॉन्ड CH2 था, इसमें क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है। ब्रेक कर दिया आपने, ठीक है ना, ये ब्रेक कर दिया।
ब्रेक करने के बाद क्या करना है, जो एलिमेंट है उनको क्रॉस कर देना है। तो यहां पर सी लगा दो, इधर सी लगा दो क्योंकि उधर सी है, और इधर भी सी लगा दो, और इसको H3 कर दो। तो अब आप चेक करो, तो इस कार्बन से तुम्हारा क्या अटैच है डायरेक्ट, तो हम कहेंगे यार मेरे 2 C अटैच हैं और एक क्या अटैच है, H अटैच है। बोलो भाई, क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो नीचे की प्रायोरिटी 1 है। और अगर नीचे वाले स्ट्रक्चर को तुम देखोगे तो यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड CH है, एक CH3 इधर लगेगा और एक CH3 इधर लगेगा। तो इस कार्बन से डायरेक्ट कौन अटैच है, 1 2 3, C अटैच है। तो नीचे वाले की प्रायोरिटी ऊपर वाले से ज्यादा, हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड। आंसर क्या आ जाएगा, ई। बात खत्म। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अरे सुनो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, अब है ना, आप खुद समझिएगा, देखो क्वेश्चन को। मैंने लिखा ClCH डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C डबल बॉन्ड O। बताओ, प्रायोरिटी दो। क्या बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें? नहीं पड़ेगी। एक तरफ C से N अटैच है, एक तरफ C से O अटैच है, तो किसकी प्रायोरिटी एन ज्यादा होगा। है? एन ओके ओके O ओके की। ओके। खत्म बात। करे सुनो, यस सर तो ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, हायर प्रायोरिटी ई अपोजिट साइड। आंसर E ई आ गया। तो ई बॉन्ड को सिग्निफिकेंस क्यों नहीं दिया? हैं? दोबारा बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? तो बॉन्ड को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी? यार बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद कोई फर्क ही नहीं नजर आएगा ना, वैसे आप बना लो, हमने बॉन्ड को सिग्निफिकेंस दिया है, बिल्कुल उसको प्रायोरिटी दी है। C ट्रिपल बॉन्ड N, तो क्या यहाँ N, यहाँ C, यहाँ N और यहाँ C जुड़ेगा। तो क्या इस कार्बन से मेरे पास N N N जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ O और यहाँ क्या लगेगा, C लगेगा। यस और नो? बोलो भाई। और अगर यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर चेंज कर लो एक बार, इसके स्ट्रक्चर को कार्बन कंपाउंड ना, यहाँ कर दो पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ आ जाएगा O और यहाँ लग जाएगा C। अब चेक करो, क्या इस कार्बन से अटैच एलिमेंट क्या O, है, और क्या O का एटॉमिक नंबर N से ज्यादा होता है, तो इसलिए मैंने चेक नहीं किया इसको। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस सर बोलो यस भाई, क्या सभी बच्चों को समझ में आ रही बात मेरी? यस सर। चलिए अब एक थोड़ा सा है ना बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? जरा सोचिएगा और बताइएगा, जल्दबाजी नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? क्वेश्चन है C डबल बॉन्ड CHO एंड COOH एंड CH डबल बॉन्ड CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताइए भाई। E ई। बताओ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रायोरिटी मिली? ये सुनो, क्या डायरेक्ट कर सकता हूं मैं? बोलो भाई, क्या डायरेक्ट कर सकता हूं?
यस, ब्रेक करके कर सकते। ब्रेक करके वो मैंने देख लिया। अच्छा इधर ब्रेक करके मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका मतलब है सी डबल बॉन्ड ओ और एच, और डबल बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो यहां लगाऊंगा ओ और यहां लगाऊंगा सी, तो इसका मतलब हो गया ओ ओ एच। और अगर मैं सी डबल बॉन्ड ओ इसको ब्रेक करता हूं और यहां पर मैं डबल बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो यहां लगाऊंगा ओ और यहां लगाऊंगा सी, और यहां से मिलेगा ओ कोमा ओ कोमा ओ। मतलब ओ कोमा ओ कोमा ओ की प्रायोरिटी ओ कोमा ओ कोमा एच से ज्यादा होगी, तो क्या ये 1 और ये 2 बन जाएगा? सर अगर इसे डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते थे? बेटा आप बोल दो अभी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप करके ही देखिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो हायर प्रायोरिटी सेम साइड, बताओ आंसर क्या आ जाएगा? जेड। खत्म क्वेश्चन। फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला एक बार नहीं समझ में आया सर, आपने नीचे वाली वन कैसे ले ली? अरे यार आप देखिए ना, यहाँ से कहाँ गया वो, ये रहा ना। ये डबल बॉन्ड वाले में इस कार्बन से क्या दिखाई देगा आपको? सी कोमा एच दिखाई देगा, और ट्रिपल बॉन्ड वाले में इस कार्बन से क्या दिखाई देगा? सी कोमा सी दिखाई देगा। चेक करो, यस और नो? यस क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ तक आप बढ़िया तरीके से पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कहानी को समझेंगे। सर एक चीज पूछनी थी। बोलिए। सर मैंने कल एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई थी इस चैप्टर की, तो एनसीईआरटी लगा सकते हैं?